बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है या उसको कैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और बता रहे हैं, ख्वाहिशात कुछ और हैं और प्रेशर्स अलग से हैं। वो इंटरनल प्रेशर भी है, वो एक्सटर्नल प्रेशर भी है। इसलिए हमारी जो ताकतवर हल्के हैं जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो इस वक्त बहुत ज्यादा मखमसे का शिकार है और सब जाहिर प्रेशर सारा उन्हीं पे आया हुआ है और किसी और पे तो आना नहीं, प्रेशर सारा उन्हीं पे आया हुआ है। और अब कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि क्या किया जाए और कौन सा महफूज रास्ता है या कौन सी छोटी छोटी राहदारियां भी तलाश की जा रही हैं। एक तो मेन राहदारी है, एक छोटी छोटी राहदारियां होती हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में भी होती हैं, अदरवाइज भी होती हैं। तो हर राहदारी पे कोई ना कोई मामला चल रहा है, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन पहले जरा आपके साथ कुछ खबरें शेयर करता हूं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब वो नंबर 1 पे, हदफ नंबर 1 वही है अभी भी। और एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं लेकिन उनको फुल डोज भी दी जा रही है, फुल तौर पे प्रेशराइज किया जा रहा है और कहीं से सांस लेने का मौका ना मिले। और इसी दौरान एक और काम भी हुआ है, मीडिया के साथ जो एक जुल्म हुआ वो बदस्तूर जारी है। और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त खालिद जमील साहब, उनको कल रात उनके घर से उठाया गया था, FIA हुक्काम लेकर गए थे, आज उनको अदालत में पेश किया गया और 10 दिन का रिमांड जो है वो हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया और दोबारा FIA के हवाले कर दिया गया। आज वो आए तो यह एक अच्छी सही, तो कल उनकी बहुत ज्यादा तस्दीक की गई। वो तस्दीक सिर्फ उनकी नहीं थी बल्कि उनकी बेतौकीरी नहीं थी, पूरे मीडिया को एक मैसेज दिया गया था कि भाई देखें, अगर आप बाज ना आए तो फिर आपके साथ, सबके साथ फिर यही सलूक किया जाएगा। आइंदा सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि गिरफ्तार करके आपको एक मुजरम की तरह पेश किया जाएगा। अभी जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ, अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, लेकिन उनको जिस तरीके से वो एक उनके हाथ में सारी चीज पकड़ा के एक टाइप शुदा और उसके बाद तस्वीर, और वो तस्वीर जारी की गई सोशल मीडिया को, ये एक अफसोसनाक था। ये सबको मैसेज था दरअसल। तो बहरहाल आज सहाफियों ने, आज PFUJ ने और इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने एहतजाज भी किया, मुजाहरा भी किया और खबरदार भी किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ खबरदार करने तक, मुजाहरे से बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें आला अदालतों के दरवाजे खटखटाना पड़ेंगे। और उसकी वजह यह है कि एक ट्वीट उन्होंने की थी और ट्वीट में उन्होंने बराह रास्त किसी का नाम भी नहीं लिया था और किसी को मेंशन भी नहीं किया था, किसी इदारे को या किसी शख्सियत को, किसी को भी निशाना नहीं बनाया था। एक ट्वीट किया था और एक मैसेज मौजूद था उसमें, और वो था अम्मार फारूक, मियां इबाद फारूक के बेटे के हवाले से, और सिंपल एक था और उस पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो है सिचुएशन पाकिस्तान की, और मीडिया अंडर सीज और पाकिस्तान खुद अंडर सीज है जी। और फाशिस्ट तर्ज हुकूमत और जो सोच है, फाशिस्ट सोच जो है वो ज्यादा खतरनाक होती है। बहरहाल दीगर मुकदमात की तरफ आते हैं। बुशरा बीबी का केस था, ऑडियो लीक्स में उनको तलबी के लिए जी वॉइस नोट करनी थी रिकॉर्ड, और उसको फिर मैच करना था। और इसलिए तो जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पे उनकी दरखास्त थी और लतीफ खोसा साहब पेश हुए और केस अदालत में उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तवा है और FIA कार्रवाई जारी रखती है तो पेटिशनर के बुनियादी हकूक मुतासर होंगे। FIA का कहना है कि वॉइस मैचिंग करानी है और FIA किसी चीज के साथ वॉइस मैचिंग कराना चाहता है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा। तो हमें SSP ने नोटिस किया है कि FIA ने वॉइस मैचिंग करवानी है, लिहाजा उनको आज 12 बजे तलब किया गया है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत की और उनको नोटिस को मुअत्तल कर दिया और उनको रिलीफ दिया और अगली हियरिंग जवाब मांग लिया। इसी तरीके से चौधरी परवेज अली साहब का मामला भी, उनको भी आज पेश किया गया और चौधरी परवेज अली साहब ने वाज़ेह तौर पर बताया कि इलेक्शन, फौरी तौर पर इलेक्शन होनी चाहिए और इलेक्शन अगर ना हुए तो सारा निजाम जो है वो बिल्कुल रुका हुआ है। इलेक्शन ना होने की वजह से इलेक्शन बहुत जरूरी है और जो हालात इस वक्त उन्होंने कहा चल रहे हैं, तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से पहले जमानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी या फिर हिफाजती जमानत करवानी होगी। उनका कहना है कि, कहना था, वो होगा भी ऐसा ही। कुछ पता नहीं होगा कि इलेक्शन कैंपेन में आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको उठा लिया जाए और कोई ना कोई केस निकल आएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि सारे सियासतदानों को वार्न किया, सारे सियासतदानों को
सिर्फ एक जमात को नहीं, उन्होंने कहा सब सियासतदान ये काम कर लें, अपनी हिफाजती जमानतें करवा के इलेक्शन मुहिम के लिए निकलें, और अदरवाइज कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा जी शेख रशीद और परवेज इलाही अंदर है या बाहर फर्क नहीं पड़ता। सहाफी ने जब सवाल पूछा उनसे कि बिलावल ने ये कहा है, तो उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो को अपनी सालगिरह मनाने दें और वो बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर क्या आपकी इलेक्शन से पहले रिहाई हो जाएगी? तो चौधरी परवेज इलाही साहब से सवाल ये पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी रिहाई के बारे में अल्लाह ताला ही जानता है, और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ जो है वो बदल गए हैं, और वो सिर्फ उनकी तारीख, आने जाने की तारीख नहीं बदलेगी, वो खुद भी बदल गए हैं, और उसके हम असरात भी देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब के। और उसकी रीजन ये है कि असरात इसलिए देख रहे हैं कि वो एक बयानिया के साथ, इंतकामी बयानी के साथ आना चाहते हैं, और वो ऐसे आना चाहते हैं जैसे कि वो फातेह हों, और फातेह के तौर पे वो लैंड करें, और फातेह के तौर पे भी नहीं बल्कि रिफॉर्मर के तौर पे वो कहना चाहिए कि आना चाहते हैं। और आने के फौरन बाद वो साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान और उन तमाम को जिन्होंने उनके खिलाफ फैसले दिए थे, जुडिशरी खासतौर पे, क्योंकि उनका असल हदफ जो है वो फौजी अफसरान तो अलग रखें, जर्नैल जो हैं उनको तो अलग रखें, लेकिन उनका असल हदफ जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी हैं, ताकि आइंदा जुडिशरी में किसी को हिम्मत ना हो। आसिफ सईद खोसा साहब हैं, साकिब निसार साहब हैं, अजमत सईद साहब हैं, एजाज अफसर साहब का उन्होंने नाम नहीं लिया, तो उनको वो हदफ तनकीद बना रहे हैं, और असल में उनको मैसेज दे रहे हैं, जुडिशरी को, मौजूदा जुडिशरी को मैसेज दे रहे हैं कि देखें, अगर आपने मुझे रिलीफ ना दिया, अगर आपने मुझे रिलीफ ना दिया तो फिर हम आपका नाम भी इसी तरह लिया करेंगे जैसे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का, आसिफ सईद खोसा साहब का, अजमत सईद शेख साहब का और जनाब एजाजुल एहसन साहब का ले रहे हैं। ये बेसिकली मौजूदा जुडिशरी को पैगाम दिया जा रहा है आने से पहले पहले कि अपनी बगावतें शगावतें खत्म करें और सब सरनगू हो जाएं और मेरी इताअत करें और मेरे हाथ पे बैत कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ये इनफैक्ट असल मामला ये है। और बाकी जो जनरल बाजवा साहब को और जनरल फैज साहब को सुनाया जा रहा है, वो जनरल बाजवा जनरल फैज उनके नहीं है मुखातिब, उनके मुखातिब है मौजूदा लीडरशिप, मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप और मौजूदा जुडिशरी। वो इनके असल मुखातिब हैं कि सुना उनको रहे हैं और बता इनको रहे हैं कि जनाब देखें वो गुजर गए, आपने गुजरना है, तो लिहाजा आपने अगर जान की अमान आप पाते हैं तो फिर इसी तरह है कि मेरे ताबे हो जाएं और मेरे रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट खड़ी ना करें। ये सिचुएशन चल रही है, ये सूरत हाल है, तो देखते हैं जनाब क्या होता है। इसके अलावा दूसरे शेख रशीद साहब का अभी तक कुछ पता नहीं है और उनके बारे में रिपोर्ट सबमिट की गई रावलपिंडी बेंच में, और उसमें रिपोर्ट सबमिट की गई है कि जी ये फेज 3 का इलाका इस्लामाबाद की हदूद में आता है। रावलपिंडी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, रिपोर्ट सबमिट की है हाई कोर्ट में, और इसलिए हमारे पास शेख रशीद साहब नहीं है। तो अदालत ने RPO रावलपिंडी को 26 सितंबर को तलब कर लिया है जाती हैसियत में, और उन्होंने इस रिपोर्ट पे अदम इत्मीनान का इजहार किया है। जस्टिस सैयद सदाकत अली खान साहब 26 सितंबर तक उन्होंने कहा जी आ जाए। लाल हवेली भी सील कर दी गई है, वो खाली करवा ली गई है, और वहां पे मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का बोर्ड लगा दिया गया उनका कि जी ये इस वक्त बिल्डिंग उनके कब्जे में है। लिहाजा शेख रशीद साहब को जब भी उनको करना है जी, स्क्रू करना है, तो लाल हवेली के जरिए ही उनको निशाना बनाया जाता था। लेकिन इस बार शेख साहब जो है वो लाल हवेली को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनकी एक सियासत गुजरी है जी, अब आखिरी इलेक्शन है उनका, और अगर आखिरी इलेक्शन ना भी लड़ा तो कम से कम वो सुरखरू होकर तो जाएंगे, सियासत से रिटायर होते हैं, और अगर रिटायर लाइफ भी गुजारनी है तो कम से कम वो ये तो कह सकेंगे कि आखिरी उम्र में मैंने कोई ऐसा गंद नहीं मारा सियासी तौर पे कि जनाब जिसके बाद दुनिया उनको एक ऐसे लोटे के तौर पे याद करे। लिहाजा शेख साहब जो है वो कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। चौधरी परवेज इलाही साहब भी बिल्कुल उसी तरह हैं, वो भी अपने अब 70-75 साल की उम्र में वो भी ऐसा कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद समझ नहीं आ रही। तो एक तरफ तो ये चल रहा है जी जोड़ तोड़ पकड़ धकड़ सब कुछ चल रहा है और मुकदमात जारी सारी है, लेकिन दूसरी जानिब क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि जमीनी हकायक क्या है, क्या किसी आम पाकिस्तानी आम शहरी को कोई रिलीफ मिला, क्या महंगाई खत्म हुई, क्या बेरोजगारी खत्म हुई, क्या गुर्बत खत्म हुई, क्या कोई अच्छे असरात आ रहे हैं, क्या IMF ने कोई रिलीफ दिया? इस तरफ काकड़ हुकूमत की किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। उसकी रीजन बता दूं कि जो कुछ इसाक डार साहब शहबाज हुकूमत करके गई है IMF के साथ मामला, वहां से आप
एक इंच भी आगे पीछे नहीं हो सकते, एक फुल स्टॉप कॉमा भी तब्दील नहीं कर सकते उस एग्रीमेंट का जो IMF के साथ हुआ है। लिहाजा अगली किस्त आने तक, अगली किस्त आनी है नवंबर में, और नवंबर तक पाकिस्तान के अवाम को काकड़ हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे सकती। और काकड़ हुकूमत को चाहिए कि वो, क्योंकि अब वो खुद भी कंप्रोमाइज है, और अगर वो कंप्रोमाइज नहीं है तो वो बता सकती है कि भाई हम मजबूर हैं, ये सारा काम शहबाज हुकूमत ने किया है, इसहाक डार साहब ने किया है, ये IMF का मुआहिदा है, ये सारी चीजें सामने पड़ी हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, और इवन हम IMF से बात भी नहीं कर सकते। एक दो बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बता दिया, लिहाजा उस तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलना। और उसकी वजह यह है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो महंगाई है वो 26% से बढ़कर उसमें 12% और इजाफा हो गया, बल्कि 13% और इजाफा हो गया। ये हो गई है जी 39%, 38.66, 39% तक महंगाई पहुंच गई है। 26% से 39%, 13% महंगाई और बढ़ गई है। यानी जो आप 100 रुपए की में 100 रुपए की जो चीज थी उसमें 26 रुपए कम हुए थे, अब वो 100 रुपया कम होके आपका सिर्फ रह गया है जनाब 60 रुपया रह गया है। 40 रुपया उसमें से मजीद कम हो गए हैं, क्योंकि 39 वो 61 रुपए रह गए हैं। यानी कि अब आप शॉपिंग करने जाएंगे, 100 रुपए की चीज जो पहले मिलती थी अब वो मिलेगी आपको 140 रुपए में। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपका रुपया कितना डिवैल्यू हो गया। इसके बावजूद कि डॉलर जो है वो स्टेबल है, वो नीचे आ रहा है, 1 रुपया 10 पैसे 5 पैसे 7 पैसे नीचे आया है, वो 290 292 पे आ चुका है। लेकिन पेट्रोल और डीजल और ये बिजली और गैस, इनकी कीमतें चूंकि ऊपर जा चुकी हैं, लिहाजा महंगाई 13% बढ़ गई है। और इदारा शुमारियात, ये हम नहीं कह रहे, ये इदारा शुमारियात जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो बता रहा है कि ये चीज रिकॉर्ड की गई है, और एक हफ्ते में 22 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। और जिन कीमतों में इजाफा हुआ जी, उनमें चिकन भी है, उनमें प्याज भी है, लहसुन भी है, और उसमें मटन भी, बीफ भी, अंडे भी, ये सब कुछ है। और बाकी तमाम जो खाने पीने की अशिया, आम इस्तेमाल की चीजें, वो सारी की सारी हैं, सिवाय टमाटर और चीनी के। इनमें मामूली सी कमी आई है, लेकिन आपको पता है कि चीनी जो है वो पहले कहाँ 200 से ऊपर तक पहुंचा दी गई, 230 रुपए तक लेके, और उसमें अगर कमी की गई है तो वो कमी नहीं कहलाएगी, बल्कि वो भी उसी तरह ही है जो माल बनाना था उन्होंने बना लिया। तो ये सिचुएशन है। और नवाज शरीफ साहब जो है और इस वक्त हमारे जो अशराफिया है वो ये इसी बंदर बांट में लगी हुई है कि अगला हुक्मरान कौन होगा, किसी को क्या कहना है, कोई गुजरांवाला में गया नहीं गया। शहबाज शरीफ साहब आए, लंदन में पहुंच चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी और मरीम साहबा भी पहुंच चुकी हैं, और मुस्लिम लीग नवाज की बैठकें लंदन में हो रही हैं। और नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जनाब हम अपनी उसी बात पे कायम है कि हमने तो इनको पकड़ना ही पकड़ना है। तो मैंने बता दिया कि ये जनरल बाजवा को मैसेज नहीं है, ये जनरल फैज को मैसेज नहीं है, ये आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूदा को मैसेज है, ये मौजूदा DGISA को मैसेज है, ये मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप को मैसेज है। और अगली बात ये है कि ये मैसेज है मौजूदा ऑनरेबल जजेस को। ये सारे का सारा काम इस वक्त चूंकि वो डू और डाई का मामला है और फंसा हुआ मामला, इसलिए वो ये कर रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।